वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम लोग बात करें कि एआई सिस्टम्स वर्क कैसे करता है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। कभी सोचो बैकएंड में वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की जो फंडामेंटल है टू एआई, और हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स की और जनरल मैकेनिक्स की कि वो एलएलएम्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो बैकएंड में एआई सिस्टम्स का जो कोर आर्किटेक्चर रहता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का रहता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। ह्यूमन ब्रेन में भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, और जब साइंटिस्ट ने जब एआई सिस्टम्स डिज़ाइन करे थे उन्होंने एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन का ही स्टडी किया था कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, और उसी से पूरा इंस्पायर्ड है ये पूरा आर्किटेक्चर। और आगे देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है। तो जैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल फायर करता है एक दूसरे, एंड देन वैसे सिग्नल फ्लो होता है। तो तो अगर मैं जैसे अगर इस बेसिक आर्किटेक्चर की बात करूं, तो यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स A1, A2, A4 और B, एंड एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन। तो A1 एक न्यूरॉन है, B एक न्यूरॉन है, और A1 और B के बीच में एक लिंक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सिग्नल्स हैं, तो जब एक बार सिग्नल जब इनपुट से आगे जब फॉरवर्ड होता है, जब सिग्नल्स पास होते हैं, तो क्या होता है कि जो लिंक्स होते हैं वहाँ पे वेट्स बोल सकते हैं। तो अगर B की बात करें तो B का जो इनपुट होगा वो A1 मल्टीप्लाइड बाय W1, A2 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय W2 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाय W3, A4 इंटू W4, ये सबका सम होगा। प्लस B का एक चीज़ होगा अपना बायस, तो वो बायस को भी अपना ऐड करेगा। तो वेट्स आर लाइक न्यूरॉन्स के बीच में क्या कितने स्ट्रेंथ है, बायस की न्यूरॉन की जो एक्टिवेशन की सेंसिटिविटी वो डिपेंड करता है वो उसका, और एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो ओके, तो जब हम लोग को एक लेयर से दूसरे लेयर जब वो सिग्नल फॉरवर्ड हो रहा है, तो अब B के पास तो B के पास ये सारे एक साथ सिग्नल आएंगे, उनका सम होगा, एंड देन एक एक्टिवेशन फंक्शन रहता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि वो सिग्नल को आगे बढ़ाना है कि उसको वीकन करना है या उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर मैं बेसिक बात करूं तो लेट्स से एक एक्टिवेशन फंक्शन है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन इज़ लाइक थ्रेशोल्ड, कि थ्रेशोल्ड मतलब कि लेट्स से अगर मैं ये सब के सम अगर लेट्स से 15 हो रहा है, 15 से ऊपर है, तभी मैं न्यूरॉन्स को लाइक B के बाद और आगे सिग्नल जाएगा। अगर उतना थ्रेशोल्ड नहीं आया, अगर 15 नहीं है, लेट्स से अगर 13 अगर वैल्यू आई सम करने के बाद, तो वो आगे सिग्नल नहीं भेजेगा। तो ये है बेसिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे इसको तो ये सिमिलर चीज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पे बट लेकिन जो स्टेप फंक्शन बहुत पुराना है, और भी नए आजकल एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो सिग्नल को स्ट्रेंथ मतलब उसको इंक्रीज कर देते हैं या उसको डाउन कर देते हैं। तो ये मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स में होता है, बट लेकिन समझने के लिए एक स्टेप फंक्शन इज़ अच्छा फंक्शन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बेसिक थ्रेशोल्ड, उतना थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तभी वो आगे फायर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये था उसका मैथमेटिकल यूनिट कि वो ये ऐड करेगा एंड तो बी इन, एंड देन उसके बाद में सिग्नल आगे फॉरवर्ड करेगा तो नहीं करेगा। तो ये है लाइक ये सारे न्यूरॉन्स एंड उनके वेट्स, और भी एक अलग न्यूरॉन है एक दूसरे लेयर में। तो ये थे कोर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल कंप्यूटेशन बेसिक। तो ओके, तो जैसे यहाँ पे बात किए थे कि ये इनपुट लेयर है, ये हिडन इंटरनल लेयर है, और ये आउटपुट लेयर है। तो ये बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो जब अगर हम डीप न्यूरल नेटवर्क की बात करें, तो डीप न्यूरल नेटवर्क्स में जो नंबर ऑफ लेयर्स रहते हैं वो मल्टीपल लेयर्स रहते हैं, और
हाँ, तो इनपुट्स एंड वेट्स एंड देन एक एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा ईच नोड में, ताकि वो सिग्नल को फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, कि इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, वो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है। तो ऐसे ये है बेसिक। तो यहाँ पे एक इनपुट लेयर होगा, हिडन लेयर, और एक आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर में वो रिसीव करता है डेटा, जो पिक्सल्स हो गए, जो टेक्स्ट टोकन्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो इनपुट लेयर में आएगा इधर से। और फिर उसके बाद में हिडन लेयर्स जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फीचर एक्सट्रैक्शन उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन आउटपुट होगा जो फाइनल प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी बताएगा कि वो चीज़ लेट्स से वो थी कि नहीं थी। तो ये आउटपुट लेयर। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे है। एंड जब हम लोग कोई मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स की बात, मॉडर्न LLMs की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होंगे, और ये सारे इंटरकनेक्शंस एक इनपुट लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर मैं बात करूँ तो हाँ, तो पैरामीटर्स की, तो जब हम लोग बोलते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स है, जैसे अगर मैं जैसे मैंने हगिंग फेस की बात किया था, हगिंग फेस में बहुत सारे मॉडल्स हैं, एंड ईच मॉडल में यहाँ पे पैरामीटर्स का सेक्शन है कि कितने पैरामीटर्स चाहिए। तो ये जैसे इसका 158 बिलियन है, 862 है। अब ये पैरामीटर्स एग्जैक्टली है क्या? तो पैरामीटर्स आर नथिंग बट ये जो वेट्स एंड द बायस जो हम लोग बात किए थे यहाँ पे, तो वेट्स एंड द बायसेस, सॉरी, तो ये वेट्स एंड द बायसेस जो हम लोगों ने बात किया था, तो ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स इटसेल्फ आर द पैरामीटर्स। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिलियन पैरामीटर्स है, या 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स है, तो मतलब उतने वेट्स एंड बायसेस उतने सारे हैं, उतने नंबर्स हैं। और जब हम लोग ट्रेन करते हैं, तो ट्रेनिंग में भी जब स्टार्टिंग में एक जो एक रैंडम वेट्स एंड रैंडम बायसेस रहेंगे, जो ये जो नंबर्स होंगे वो रैंडम रहेगा। बट जब हम लोग ट्रेन करेंगे, तो जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे बताना है कि लेट्स से जो नंबर टेक्स्ट 6 है उसका क्या मतलब है, लाइक दैट्स इक्विवेलेंट टू सम लेट्स से एन इमेज और समथिंग, तो वो तो इनपुट में मैं वो इंफॉर्मेशन डालूंगा। फिर उसके बाद में जो मॉडल होगा, पहले रैंडम वेट्स एंड रैंडम बायसेस स्टार्ट हो गए, फिर बाद में एक आउटपुट आएगा। तो आउटपुट से फिर मैं चेक करूँगा कि वेदर जो प्रिडिक्ट किया था वो एग्जैक्टली मेरा इनपुट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो इट्स फाइन, बट लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो वेट्स एंड बायसेस को नंबर्स चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। फिर चेंज करके फिर वापस से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये रिपीट होते रहेगा जब तक मेरा जो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो मिला कि नहीं मिला। तो वो चीज़ कंटिन्यूसली चलते रहेगा। एंड देन लेट्स से अगर अब मेरा मॉडल लेट्स से नंबर 6 को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, अब मैं वेट्स एंड बायस को मैं ऐसे एडजस्ट कर लिया हूँ कि अब लेट्स से मेरा मॉडल है वो नंबर 6 को समझ पा रहा है, तो वो वेट्स एंड बायसेस को कांस्टेंट कर दूंगा कि वो अब उसको चेंज नहीं करना है। अब ये था ट्रेनिंग प्रोसेस। अब वापस से जब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको नंबर 6 वापस से बोलूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन था उस पर्टिकुलर ट्रेन, मतलब उसके वेट्स एंड बायसेस ऑलरेडी सेट थे, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। एंड देन उसके बाद में वो बोलेगा इट्स अ नंबर 6, तो वैसे वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये है लाइक बहुत न्यूआंस एंड बहुत बेसिक वे में। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि तो जस्ट टू रिकैप, पैरामीटर्स आर द वेट्स एंड द बायसेस, और ट्रेनिंग का मतलब है कि वेट्स एंड बायसेस को एडजस्ट करते रहना। इट्स लाइक अ डायल कि बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, एंड देन वो ईच नंबर्स एक डायल को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग को जो आउटपुट चाहिए था वो जब तक नहीं मिला तब तक वो एडजस्ट करते जा रहे हैं। एक बार जब एडजस्ट हो गया, फिर उसके बाद में जब उससे वापस से कुछ पूछेंगे या उसको आइडेंटिफाई करवाने कुछ बोलेंगे, तो वो चीज़ वो कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड था उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये होता है बेसिक न्यूरल। तो पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि
कितना बड़ा हम लोग न्यूरल नेट, जितना ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क को उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा नोड्स डालेंगे, जितना ज़्यादा कनेक्शंस रहेगा, उतना ज़्यादा टेक्निकली उसको कैपेसिटी मिल रहा है। इसको इट्स लाइक अगर मैं दूसरे पेज में जाऊँ तो इट्स लाइक ब्रेन का कैपेसिटी है कि तो पैरामीटर्स और वेट्स एंड बायसेस, तो अगर जितने ज़्यादा वेट्स होंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए उतना ज़्यादा इट्स लाइक अ मेमोरी उतना ज़्यादा दे रहे हैं कि उतना ज़्यादा ब्रेन का कैपेसिटी है। तो जितना ज़्यादा पैरामीटर्स होगा उतना ज़्यादा ब्रेन का कैपेसिटी होगा, बट जितना ज़्यादा पैरामीटर्स, जितना ज़्यादा ब्रेन का कैपेसिटी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मॉडल अच्छा भी होगा। तो ये चीज़ समझना रहेगा कि पैरामीटर्स आर लाइक कैपेसिटी, बट लेकिन अगर उसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है, या उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किए हैं, या उसको अच्छे से नए डेटा के साथ एक्सपोज नहीं किए हैं, या तो वो चीज़ अगर नहीं हुई है, ट्रेनिंग अगर प्रॉपर्ली ढंग से नहीं हुआ है, तो मॉडल अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। हम लोग के पास कैपेसिटी है कि हम लोग ने लाइक लेट्स से 5 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, बट लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से वैल्यूज़ को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो टेक्निकली स्मार्ट नहीं हुआ। तो पैरामीटर्स के साथ में हम लोग को ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जैसे अगर यहाँ पे जस्ट फॉर द नंबर, जस्ट सेइंग कि जैसे ये डीप सीक OCR2 यहाँ पे 3 बिलियन पैरामीटर्स है, बट लेकिन अगर डीप सीक V4 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे 862 बिलियन पैरामीटर्स है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। तो नेसेसरीली ये अच्छा होगा, मतलब there's a हाई चांस कि वो अच्छा हो सकता है, बट लेकिन अगेन पैरामीटर्स पे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नॉट जस्ट द पैरामीटर। बस मेरा मतलब ये है कि सिर्फ पैरामीटर्स पे हम लोग जज नहीं कर सकते कि उसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो और कौन से डेटा में ट्रेन हुई है, तो दोज थिंग्स डू मैटर। तो अगर मैं बात करूं कि लैंडस्केप ऑफ स्केल की, पहले 2019 में GPT-2 था, वो एक 1 और 2 बिलियन पैरामीटर्स में था। लामा 3 आया 8 बिलियन पैरामीटर। GPT-3 2020 में जब लॉन्च हुआ था तो 175 बिलियन पैरामीटर्स। आजकल के जो मॉडर्न हैं, जैसे चाहे वो ChatGPT हुआ, क्लॉड हुआ, दोज वर्क अंडर 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन पैरामीटर्स। सो you can imagine the scale or the amount, but if you compare with like a human brain, अगर मैं, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बात किया था ह्यूमन ब्रेन का, तो ह्यूमन ब्रेन हैज़ लाइक 100 to 200 or 300 ट्रिलियन पैरामीटर्स। तो बट लेकिन अगर हम किसी, अगर जैसे अगर माउस की ब्रेन की बात करें या एक डॉग की ब्रेन की बात करें, तो दे हैव लाइक 500 मिलियन पैरामीटर्स। तो अगेन बायोलॉजिकली जितना लार्जर ब्रेन उतना ज़्यादा पैरामीटर्स अगर हम लोग को कंपेयर करना है, तो या तो दैट्स द लाइक द कंपैरिजन जिससे एक आइडिया मिल सकता है। तो या दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you.